जय हिंद दोस्तों। आज हम मौर्य साम्राज्य के दूसरे पार्ट की ओर हैं, जो कि हिस्ट्री के पूरे, अगर होल हिस्ट्री को देखा जाए, उसमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। अब उसकी फर्स्ट पार्ट को आपने बखूबी समझा है, तो इसी कंटिन्यूएशन में सेकेंड पार्ट को देखेंगे, ताकि पेपर में अधिक से अधिक आप लोग समझ के साथ अपने अंक को सिक्योर कर पाएं। चलिए इस पर देखते हैं क्या है आखिरकार मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड टॉपिक। इसमें आपने सुना था कि इसमें शासक में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सबसे पहला आता है। चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य बोलूं तो याद रखना चाहिए आपके मन में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो उनका टाइम पीरियड भी कभी कभी सीधा सीधा पूछता है कि उनका टाइम पीरियड क्या था। 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वह चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से है। इसका मतलब इन समय के दौरान, इन काल अवधि में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किए गए कार्यों का विवरण हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट बहुत ही आसान है, जो कि आपको पहले से ही विदित है। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से, अब समझ में आ रहा होगा कि पहले जो दरबार होता था उसमें विद्वानों की एक श्रृंखला, अच्छे अच्छे विद्वान रहा करते थे, जो कि राजा को विशिष्ट कार्यों में सहायता दिया करते थे। तो चाणक्य घनानंद के दरबार में रहा करता था, लेकिन घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था, वह एक बार चाणक्य को दरबार में बुला करके उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की और बेइज्जती करके बाहर निकाल भी दिया, जिसका बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके 322 ईस्वी में, 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका मतलब यह हुआ कि चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में अपनी गद्दी स्थापित की। तो दूसरे पॉइंट की ओर हम देखते हैं, अगर इनके जाति के संदर्भ में, जाति सूचक शब्द जो है कहीं न कहीं वर्ण व्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि जाति के संबंध में कुछ विवाद थे। इसका मतलब सभी के विचार एक जैसे नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण साहित्य के अनुसार अगर देखा जाए, ब्राह्मण साहित्य के अनुसार या मुद्रा राक्षस या विष्णु पुराण के अनुसार आप देखें तो इसके आधार पर इन्हें शूद्र समझा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर जाति की अगर बात करें तो ब्राह्मण साहित्य के आधार पे, मुद्रा राक्षस के आधार पे या विष्णु पुराण के आधार पे इन्हें शूद्र समझा गया है। लेकिन बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार इन्हें मौर्य, जो कि आपने पीछे पढ़ा था मौर्य जिसका मतलब क्षत्रिय होता है, तो क्षत्रिय समझा गया था। याद कर जाइए, कभी कभी प्रश्न में सीधा सीधा प्रश्न आता है कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की जाति कौन सी थी? क्षत्रिय। यूजुअली जाति संबंधी क्वेश्चन अब नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि यह विवाद का विषय बन जाता है। लेकिन फिर भी आप समझ बनाने के लिए इतना जरूर याद रखें कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार वे क्षत्रिय थे, जबकि ब्राह्मण साहित्य, मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण के अनुसार उन्हें शूद्र समझा गया है। अच्छा, जब हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बहुत एक बड़ी पैमाने पर इसका विस्तार हुआ था। अगर उत्तर दिशा में देखें तो कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक, जो कि मैसूर, आप याद रखिएगा, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक, पूरब में बंगाल से लेकर के पश्चिम में ईरान फारस तक, यह इनका विस्तार हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य बहुत ही बड़े पैमाने पर विस्तृत हुआ था, यानी इनकी भौगोलिक स्थिति बहुत बड़े क्षेत्र में आ गई थी। तो इतने बड़े साम्राज्य पर अपने अधिकार को जमाना, अपने शासन को संचालित करना एक आसान काम नहीं होता है। वो अपने बुद्धि क्षमता, बुद्धि विवेक के आधार पर उन्होंने संचालित किया। दूसरी तरफ अगर हम और समझने की कोशिश करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान दीजिए यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हराया था। याद करना, सेल्यूकस निकेटर कौन था? यह यूनानी शासक। याद रख लेना कि इनको हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य को हराने के बाद क्या हुआ, उन्होंने 500 हाथी दे दिया। 500 हाथी दे करके बदले में उन्होंने क्या लिया? हेरात का क्षेत्र, याद रखना, हेरात, कांधार का क्षेत्र, बलूचिस्तान का क्षेत्र और साथ में काबुल का भी क्षेत्र सौंपा। और आपको याद होगा कि बिंबिसार एक विवाह की प्रथा उन्होंने अपनाया था ताकि अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी पुत्री
हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने विवाह को एक माध्यम बना करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने की बात उन्होंने सोची थी। तो इस तरह से सेल्यूकस निकेटर से उसकी एक संबंध संधि जो हुई उसमें यह सब चीज डिफाइन हुआ कि 500 हाथी देने हैं, उसको बदले में कांधार, हेरात और बलूचिस्तान साथ में काबुल का क्षेत्र उन्हें दिया जाएगा। इन तमाम चीजों की जानकारी सिर्फ एक ही जगह से प्राप्त होती है, वो एपियानस से प्राप्त होती है और यह कहीं वर्णित नहीं है, लेकिन इन तमाम चीजों की जानकारी आप एपियानस से प्राप्त कर पाएंगे। सेल्यूकस ने अपने राजदूत, याद रख लेना है, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज के बारे में हमने बहुत बार पहले भी चर्चा किया है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अब पहले राजा महाराजा के दरबार में लोग आया करते थे, कारण क्या था, उसमें उनके द्वारा जो कुछ भी जानकारियां उपलब्ध होती थी। आपको मैं बता दूं, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को उसके दरबार में भेजा। आपको याद होगा मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। इंडिका, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, तो दरबार में होने वाली गतिविधियों की तमाम क्रमबद्ध जानकारी या लिपिबद्ध जानकारी वह मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में लिखा है। अच्छा, इसमें एक बात और भी ध्यान रखना है कि पाटलिपुत्र को उसमें पालीब्रुथा के नाम से जाना गया है। कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में किस नाम से संबोधित किया है, तो पालीब्रुथा के नाम से। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका जो लिखी गई है, मेगास्थनीज द्वारा इंडिका में, मेगास्थनीज द्वारा इंडिका में का मतलब क्या हुआ कि इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी, जिसमें दरबार की स्थितियों का, दरबार का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की स्थितियों का वर्णन किया गया है। इसमें समझने की बात दो हुई, इंडिका जिसमें मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी लिखी गई है, और किन के द्वारा लिखी गई है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये कहाँ के शासक थे, यूनान के शासक। इस तरह से आप अपने आप को क्रमबद्ध रूप से उसको कोरिलेट करके याद करते रहें, एक लंबे समय तक याद रहेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि इनको जरा कॉपी में आप नोट कर लें और उसको समय समय पर एक निश्चित अंतराल में देखते रहें, तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। अच्छा, इसमें और भी समझने की बात कुछ और भी है। बंगाल विजय, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन साम्राज्य का विस्तार के जो वजह थे उसमें बहुत सारे विजय भी शामिल हैं, जिसमें एक नाम आता है बंगाल विजय का, जिसके बारे में महास्थान अभिलेख, आपको मैं पहले ही बताया था। इतिहास को जानने के लिए एक समुद्र जो साक्ष्य के रूप में या सबूत के रूप में है वो अभिलेख है। तो ये बंगाल विजय महास्थान अभिलेख से प्राप्त होता है, यानी बंगाल विजय की जानकारी महास्थान अभिलेख में वर्णित चीजों से हम प्राप्त करते हैं, जो कि बांग्लादेश में है वर्तमान में, और बोगरा जिले में, बांग्लादेश के बोगरा जिले में अवस्थित है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में महास्थान अभिलेख रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्लेस, तो उस केस में आप नाम बताएंगे, बांग्लादेश में बोगरा जिले में स्थित है। दक्षिण भारत के विजय की अगर बात करें, बंगाल विजय के बाद दक्षिण भारत, तो अहनानूर और मुरनानूर, दो नाम याद रखना है, अहनानूर और मुरनानूर, जो तमिल ग्रंथों के रूप में हम लोग समझते हैं। इन ग्रंथों के साहित्यिक स्रोत के आधार पे हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और तीसरा नाम आता है ताम्रपत्र, जो सोह गौड़ा ताम्रपत्र हैं, गोरखपुर वर्तमान में यूपी में। या इन तमाम चीजों से, इन ग्रंथों से, ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से या ग्रंथ से हम जो कुछ भी जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में आंशिक रूप से नहीं, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होती है। शास्त्र, अब नाम आता है अर्थशास्त्र का। एक्चुअली साहित्यिक स्रोत में यह भी एक बहुत बड़ा सोर्स है, जिसमें हम जानेगी अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा हुई, कौटिल्य के द्वारा हुई। यह बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है। यूजुअली अर्थशास्त्र नाम से पता चलता है कि वह कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई होगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह एक थोड़ा सा याद रखिएगा कि प्राचीन भारतीय राजनीति का एक प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में समझते हैं, यानी अर्थशास्त्र रिलेटेड टू राजनीति, आई मीन पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, यह इकोनॉमी से नहीं, पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य रिलेटेड टू पॉलिटी। इसमें चक्रवर्ती सम्राट राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली, आई मीन टैक्स के बारे में भी है, और सामाजिक जीवन, इन तमाम चीजों की जानकारी अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। मैंने बताया अर्थशास्त्र अगर सुनते हैं तो सीधा सीधा इकोनॉमिक्स से रिलेट नहीं करेंगे, यह वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई प्राचीन भारतीय राजनीति का यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में समझा गया है, जिसमें चक्रवर्ती सम्राट आई मीन चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं, राजा के कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है,
विस्तृत कर प्रणाली, उनके शासनकाल में टैक्सेशन कैसी थी, इनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। सामाजिक जीवन आदि के बारे में विस्तार से चर्चा अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा रचित है इसके माध्यम से प्राप्त होती है। अब हम रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से हम क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सौराष्ट्र तक विजय, याद रखिए क्योंकि विजय का जब सिलसिला शुरू हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने टाइम पीरियड में ढेर सारे विस्तार किए, जिसमें अलग अलग अभिलेखों से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें एक बात समझना है कि गिरनार अभिलेख से हमें सौराष्ट्र तक के विजय की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, पुष्यगुप्त, जब आप गुप्त वंश में आगे पढ़ेंगे आप आगे तो उसमें देखेंगे कि पुष्यगुप्त जो कि राज्यपाल था, इसके बारे में कुछ एक संक्षिप्त में ही चर्चा की गई है। तीसरा, पुष्यगुप्त ही सुदर्शन झील जो कि गुजरात में, एक्चुअली याद करेंगे अभी आगे हम पढ़ेंगे इससे उत्तर मौर्य काल में, इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, सुदर्शन झील का निर्माण किया। इसमें एक प्रश्न याद जरूर रखिएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त के द्वारा हुआ था। तो इसमें याद करने से क्या समझना है यहाँ पर कि अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा रचित है, साथ में रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है इसके बारे में। आगे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह जैन मतानुयायी थे। जैन मतानुयायी का मतलब क्या होता है, जैन धर्म के जो सिद्धांत थे उसके समर्थक थे, यानी जैन धर्म में उनका विश्वास था। उसने अपने जीवन के अंतिम समय में, एक्चुअली जीवन का अंतिम समय का मतलब क्या हुआ कि जब वे लोग समझने लगते हैं कि अब हम ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं अंतिम चरण में। जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर, निश्चित रूप से एक पिता अपने पुत्र के लिए गद्दी छोड़ के जाता है, तो उस केस में याद रखेंगे उन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ करके भद्रबाहु जैन मुनि, याद रखिए भद्रबाहु के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, वह एक जैन मुनि थे, उनसे दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा का मतलब क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति करना, यानी अपने आप को ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी गुरु के शरण में जाना होता है। तो उन्होंने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के लिए सिंहासन छोड़ करके भद्रबाहु जो कि जैन धर्म के जैन मुनि थे, तो उनसे ज्ञान की प्राप्ति, दीक्षा की प्राप्ति की। अब एक बात और भी है, अब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, इसे एक प्रश्न जो बनेगा वह क्या बनेगा कि वह किस धर्म के अनुयायी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में वो जैन धर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो याद रखिए कि जैन मतानुयायी थे। श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वे जाकर उन्होंने 298 ईस्वी पूर्व में एक संलेखना विधि, जो कि आपने सुना था कि उपवास रह के अपने जीवन को त्याग कर देते हैं, इसको संथरा विधि या संलेखना विधि के नाम से हम जानते हैं। तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाकर के 298 ईस्वी पूर्व में उन्होंने उपवास के द्वारा अपना शरीर का त्याग कर दिया। अब आप समझ गए कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु कैसे हुई, वह संलेखना विधि के द्वारा हुई। कहाँ हुई, श्रवणबेलगोला में हुई। वह कहाँ है, कर्नाटक में। कब हुई, 298 ईस्वी पूर्व में हुई। इस तरह से आप इसको अलग अलग सेपरेट करके याद रखें, तो मुझे लगता है कि यह लंबे समय तक टिकाऊ रह पाएगा। चलिए, अब कुल मिलाकर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता तथा कुशल प्रशासक के रूप में जाना गया है। जो आखिर हो भी क्यों ना, इतने लंबे चौड़े साम्राज्य, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, पूरे भारतीय इतिहास में देखा जाए तो ऐसा जो मौका कभी मिला था नहीं कि उन्होंने इतने साम्राज्य का विस्तार कर पाए। कुल मिलाकर के चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान विजेता के रूप में जानते हैं, साम्राज्य निर्माता के रूप में जानते हैं, और एक कुशल प्रशासक, क्योंकि कुशल प्रशासक ही महत्वपूर्ण है। कुशल प्रशासक थे तभी तो इतने बड़े साम्राज्य को विस्तार कर पाए, नहीं? तो इस तरह से आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझ गए। अगला नाम आता है उनके पुत्र बिंदुसार की, राइट। तो इस केस में बिंदुसार को समझिए आप। बिंदुसार का जो कार्यकाल था वह 298 ईस्वी पूर्व से लेकर के 273 ईस्वी पूर्व तक था। इस टाइम लाइन को भी याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में सीधा सीधा प्रश्न आता है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पहला पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है, उनके जाने के बाद इस गद्दी को कौन संभालेगा, तो वह बिंदुसार। यह बिंदुसार है, पीछे वाले बिंबिसार थे, राइट है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी।
इनको एक स्पेशल नाम अमित्रघात के रूप में जाना गया। चंद्रगुप्त मौर्य को अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं, जिसका वास्तविक अर्थ होता है शत्रु विनाशक। याद रखिए, शत्रु विनाशक। स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया शासक, याद रखिएगा, स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यह लाइन मैंने एक विस्तार से समझा दिया है आपको कि स्ट्रोबो, हमारे यहाँ बहुत सारे दार्शनिक, उनके अनुसार सीरिया के शासक, सीरिया याद रखिएगा, सीरिया शासक, स्ट्रोबो कौन था? सीरिया शासक। सॉरी, स्ट्रेबो ने, दार्शनिक ने इनके बारे में बताया कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को एज ए राजदूत, एम्बेसडर्स को बोलते हैं, आज भी यह परंपरा चलती आ रही है कि एक देश का राजदूत दूसरे देश में रहता है ताकि वहां की राजनीतिक वैदेशिक नीतियों को समझ पाए। तो डायमेकस नामक राजदूत ने बिंदुसार के दरबार में जाकर के वहां की वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश की। याद रख लेना, डायमेकस कौन था? एक राजदूत था, सीरिया का राजदूत, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। याद रखिए, बिंदुसार के दरबार में आया था। अच्छा, जो मेगास्थनीज आपने मेगास्थनीज नाम सुना था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, उसका उत्तराधिकारी था। यानी यह भी एक परंपरा उत्तराधिकार के रूप में ही संचालित हो रही थी। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन हुआ? डायमेकस। इस तरह से आप याद रखिए, डायमेकस और मेगास्थनीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी हुआ। अब एक बात और भी समझिए, इसी बीच तक्षशिला, जो कि एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था, आपको बताया था कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तक्षशिला एक बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र था, जहाँ के आचार्य चाणक्य थे। वहां पर एक विद्रोह शुरू हुआ था, जिस विद्रोह को दबाने के लिए मौर्य साम्राज्य में जो बिंदुसार थे, उन्होंने अपने पुत्र भेजे, जिसमें पहला नाम आता है सुसीम का, बाद में अशोक वहां जाते हैं। याद रखिए, तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजते हैं, जो कि सक्षम नहीं हो पाते हैं कि उस विद्रोह को दबाने में। ठीक उसके बाद अशोक को भेजा जाता है। अशोक जो है इस वस्तु स्थिति को बखूबी समझ करके उसको पूर्ण नियंत्रण में कर लेता है और वहां पर एक सामान्य स्थिति बहाल कर देता है, जिसके बाद ही यह महसूस किया गया कि नेतृत्व की जो क्षमता है वह जो अशोक में है वह सुसीम में नहीं है। इस तरह से इस घटना के बाद ही अशोक को इस तरह की जिम्मेदारी देने के लायक समझा गया, और समझा गया कि इसके भीतर ही, यानी अशोक के भीतर ही यह नेतृत्व करने की क्षमता है, इसलिए उनको यह दिया जाए। भारतीय शासकों ने, ध्यान दिया, इस बीच में क्या समझना है कि भारतीय शासकों ने 3 चीज मांग रखी थी इधर से। अब इसमें मांग क्या रखी थी? अब याद रखिए, यह जो मांग रखी थी, सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक। तो उन्होंने बदले में यह तो एज ए गिफ्ट भेज दिया, सूखी अंजीर भी, अंगूरी मदिरा भी, शराब जिसकी हम बात करते हैं, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। इसके पीछे एक लॉजिक दिया उन्होंने कि यह वास्तु दोष हो जाता है कि जब हम किसी दार्शनिक को हम आपके यहाँ समर्पित करें। तो कुल मिला के याद कर जाइए कि इस तरह से किसी चीज को इग्नोर किया गया, हम दार्शनिक नहीं भेज सकते। लॉजिक यह था कि हम अपने वास्तु दोष को, ऐसा देना हमारे यहाँ एक अच्छा मतलब अपशगुन समझा जाता है। इस तरह से उन्होंने दार्शनिक नहीं भेजे, बाकी सूखी अंजीर और मदिरा उन्होंने प्रोवाइड किया सीरिया के शासक ने, क्योंकि उसके साथ दोस्ती थी। जब दोस्ती होती है तो उसमें कुछ मांग रखते हैं तो उसको पूरा की जाती है, इसके बावजूद भी यह चीज फुलफिल नहीं की गई थी। अब मिस्र के शासक टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस ने, अब याद है रखना है चूंकि बहुत सारे राजदूत आए थे, तो मिस्र के जो शासक थे टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। एक बात और याद रखिए, सिर्फ नाम याद रखना है कि डायनोसिस नामक राजदूत को बिंदुसार के, हमेशा से एक राजा अपने शासन क्षेत्र में दूसरे को भेजा करता था एज ए एम्बेसडर, राजदूत के रूप में, ताकि वहां की वैदेशिक नीति को, यानी जो चल रही है उठापटक, उसको समझा जा सके आसानी से। और बिंदुसार के शासन काल में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चाणक्य भी उस समय, उनके शासन काल में चाणक्य भी विराजमान था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में तो था ही, साथ में बिंदुसार के समय में भी चाणक्य उनके दरबार में ही था। तो कुल मिलाकर के इतनी बात आपको याद हो गया होगा।